गेट। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बायोलॉजी की कक्षा 11 की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा, कल अपन ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, कोशिका विभाजन, ठीक है ना। और उस टॉपिक में मैंने कोशिका चक्र क्या है और कोशिका चक्र की विभिन्न प्रावस्थाएं, एक प्रश्न तो अपन ने ये सॉल्व किया था। और दूसरा बेटा, अपन ने इंटरफेज के बारे में पढ़ा था कि भाई इंटरफेज क्या होती है, उसे कितनी अवस्थाओं में विभक्त करते हैं, ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है। आज अपन एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कोशिका चक्र की G0 अवस्था। कोशिका चक्र की G0 या प्रशांत अवस्था, इसके बारे में पढ़ना है बेटा कि ये है क्या। कोशिका चक्र की G0 अथवा प्रशांत अवस्था है क्या, ठीक है। तो वृद्धावस्था के समय अथवा कोशिका के पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाने पर, देखो मैं ये बोर्ड पे लिख रहा हूँ, वृद्धावस्था के समय, कोशिका के पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो जाने पर, ठीक है ना। वृद्धावस्था के समय कोशिका के पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाने पर, या स्थायी ऊतकों की कोशिकाएं, स्थायी ऊतकों की कोशिकाएं, स्थायी ऊतकों की कोशिकाएं, ठीक है ना। आगे देखिए, ये ना सेल डिवीजन से हट जाती हैं, ठीक है ना। क्या लिखा बेटा मैंने बोर्ड पे, तथा इन्हीं कोशिकाओं में जीवन अवस्था का परिवर्तन G0 अवस्था में हो जाता है, अर्थात वृद्धि नहीं, ठीक है ना। तो एक बार आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, मैंने प्रश्न के आंसर को आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है। तो आपका प्रश्न क्या था? आपका प्रश्न था कोशिका चक्र की G0 अवस्था या प्रशांत अवस्था क्या है, ठीक है। तो अब ध्यानपूर्वक सुने। वृद्धावस्था के समय कोशिका के पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो जाने पर और स्थायी ऊतकों की कोशिकाएं कोशिका विभाजन से हट जाती हैं, और इन स्थितियों में जीवन अवस्था का परिवर्तन G0 अवस्था में हो जाता है। G0 का मतलब क्या आपके समझ में बैठ रहा है बेटा? G शब्द का मतलब तो वृद्धि यानी कि ग्रोथ, और 0 का मतलब नहीं, ठीक है ना। तो जीवन अवस्था का परिवर्तन G0 अवस्था में हो गया ना। तो वृद्धि नहीं होगी यानी कि कोशिका विभाजन नहीं होगा। यही कारण है कि G0 अवस्था को प्रशांत अवस्था कहा जाता है, अर्थात इस अवस्था में कोशिका विभाजन नहीं करती है, ठीक है ना। तो ये तो अपनी एक कहानी खत्म हो गई। अब अपन दूसरी बात पे आते हैं, है ना। तो ध्यान से देखिए, बोर्ड पे मैंने एक हेडिंग लिख दिया, मेन हेडिंग, समसूत्री विभाजन। आज अपन इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। समसूत्री विभाजन को अंग्रेजी में अपन क्या बोलेंगे? माइटोसिस, ठीक है। और इसमें अपन को पढ़ना क्या है? सबसे पहले तो अपन इसकी परिभाषा बोलेंगे। मैं बोल देता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुन लें कि वह कोशिका विभाजन जिसके परिणाम स्वरूप बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या
मात्र कोशिका के समान होती है, उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो ये तो मैंने आपके सामने डेफिनेशन बोल दी, एक बार मैं दोबारा कह देता हूँ। समसूत्री विभाजन वह विभाजन है जिसके परिणाम स्वरूप बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान हो जाती है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। एक बार मैं दोबारा से कह देता हूँ कि वह कोशिका विभाजन जिसके परिणाम स्वरूप बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए ये मैंने आपके सामने एक कोशिका ले ली और मान लीजिए इसमें गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या 46 है। ये मैं आपके सामने मनुष्य की कोशिका का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है ना। अब आप सोचिए कि यदि इस कोशिका के अंदर मैं माइटोसिस प्रकार का कोशिका विभाजन करवाता हूँ तो 2 पुत्री कोशिकाएं बनेंगी। कितनी पुत्री कोशिकाएं बनेंगी? इसको तो अपन बोलेंगे जनक कोशिका। और ये जो 2 कोशिकाएं कोशिका विभाजन के पश्चात बनी है, इन कोशिकाओं को अपन बोलेंगे पुत्री कोशिकाएं। तो बेटा इन पुत्री कोशिकाओं के अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 46 होगी। तो इस प्रकार का विभाजन जिसे अपन पढ़ रहे हैं वह कोशिका विभाजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक अथवा मात्र कोशिका के समान होती है। पहली बात जो आपको याद करनी है। दूसरी बात बेटा, समसूत्री विभाजन के द्वारा, चाहे ऐसे बोल दीजिए, समसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं निर्मित होती हैं, जैसा कि आपको मैंने बोर्ड पे दिखाया है। एक जनक कोशिका से ये जनक कोशिका और इस जनक कोशिका से कितनी पुत्री कोशिकाएं? 2। एक जनक कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं विकसित होती हैं। ठीक है ना। अब आगे चलिए, देखो बेटा, अब अपन को समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया कल जो आपको मैंने आरेख समझाया था उसी के अकॉर्डिंग पढ़नी है। जैसे कि मैंने एम फेज में आपको बताया था कि भाई पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य के विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। यदि आपको ये सारी बातें जाननी हैं तो आपको पिछला यानी कि कोशिका विभाजन का पहला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैरियोकाइनेसिस की क्रिया यानी कि केंद्रक के विभाजन की क्रिया 4 चरणों में बटी हुई है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, यानी कि पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। और बेटा साइटोकाइनेसिस की क्रिया के लिए मैंने बोला था कि साइटोकाइनेसिस की क्रिया जंतु और पादप कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार से होती है। जंतु कोशिकाओं में विदलन अथवा खांच विधि के द्वारा, और बेटा पादप कोशिकाओं में मध्य पटलिका, आपको एक नाम बताया जा रहा है, मध्य पटलिका अथवा कोशिका पट्ट के निर्माण द्वारा होती है।
तो आज अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब आप समझ गए होंगे, क्या मतलब है इसका? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक का विभाजन। और आप ही मुझे बता दो कि केंद्रक के विभाजन की कितनी अवस्थाएं होती हैं? केंद्रक के विभाजन की अवस्थाएं होती हैं 4। तो सबसे पहली अवस्था अपन पढ़ रहे हैं पूर्वावस्था, और पूर्वावस्था को अपन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रोफेज बोलते हैं। तो प्रोफेज में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं उनके बारे में अब अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहली बात बेटा ध्यान से सुनना कि केंद्रक में उपस्थित क्रोमेटिन जाल, आपको बता चुका हूं केंद्रक की संरचना में, केंद्रक में उपस्थित क्रोमेटिन जाल टूटकर गुणसूत्रों का निर्माण करता है। गुणसूत्रों का निर्माण करता है, ये अभी आपको समझ में बैठेगा। आगे चलिए। दूसरी बात बेटा, प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड से मिलकर बनता है। प्रत्येक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड पाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। ये स्टेप नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। अब अगली बात पे आइए, तारककाय। बेटा ये तारककाय टूटेगा और टूटकर क्या बनाएगा? पुत्री तारककाय। और पुत्री तारककाय बेटा विपरीत ध्रुवों पर पहुंचकर तर्कु ध्रुव बना देंगे, और तर्कु ध्रुवों से तर्कु तंतुओं का निर्माण स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टेप नंबर 3 हो गया। और अब अपन आते हैं चौथे और अंतिम परिवर्तन पे। और चौथा और अंतिम परिवर्तन अपन क्या बोलेंगे कि प्रोफेज अवस्था के अंत तक केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका दोनों विलुप्त हो जाते हैं। तो ये बेटा प्रोफेज अथवा पूर्वावस्था में होने वाले 4 परिवर्तन आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं। एक बार मैं इन चारों परिवर्तनों को आपको वापस से स्पष्ट कर रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुन लेना। तो देखिए बेटा, प्रोफेज अवस्था में केंद्रक में उपस्थित क्रोमेटिन जाल, चलो आपको ऐसे समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। कौन कौन से चित्र आपको इसके अंदर बनाने पड़ेंगे? देखिए, मान के चलिए कि ये मैंने कोशिका बना दी, ठीक है। ये मैंने कोशिका का केंद्रक बना दिया, और केंद्रक के अंदर ये मैंने क्रोमेटिन जाल बना दी, ये केंद्रिका बना दी, और ये तारककाय बना दिया, ठीक है। सारे के सारे नाम मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख देता हूँ। देखो, ये तो हो गई बेटा केंद्रक झिल्ली, ठीक है। ये मैंने बना दी बेटा केंद्रिका, ये मैंने बना दिया बेटा क्रोमेटिन जाल, और ये हो गया बेटा तारककाय। ये मैंने आपके सामने जंतु कोशिका का रफली डायग्राम बना दिया। अब एक बात और आपको मैं बता देता हूँ कि कहीं आप सोचने लग जाओ कि इस कोशिका में मैंने माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदब्धी जालिका, गोल्जी काय, कोशिका द्रव्य, अन्य किसी कोशिकांगों के बारे में जिक्र नहीं किया। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ बेटा, इस कोशिका के अंदर केवल वही
वही कोशिकांग मैंने प्रदर्शित किए हैं जिनकी आपको और मुझे आवश्यकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं क्या बोलूँगा, देखो ये तो मैंने कोशिका बना दी और ये कोशिका के भीतर केंद्रक बना दिया। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा, ध्यान से सुनना, कि केंद्रक में उपस्थित क्रोमेटिन जाल टूटकर गुणसूत्रों का निर्माण करता है। ये मैंने केंद्रिका बना दिया और क्रोमेटिन जाल ने टूटकर गुणसूत्रों का निर्माण कर दिया। ठीक है बेटा, तो आपके सामने पहला स्टेप मैंने समझा दिया। क्या लिखा है पहले स्टेप के अंदर? पहले स्टेप में बेटा मैंने ये लिखा है कि केंद्रक में उपस्थित क्रोमेटिन जाल, केंद्रक में उपस्थित क्रोमेटिन जाल टूटकर गुणसूत्रों का निर्माण करता है। तो ये मैंने गुणसूत्र बना दिए। अब दूसरे पॉइंट पर आ जाइए, और दूसरा पॉइंट भी आपको मैं एक चित्र के द्वारा समझा रहा हूँ। देखिए ये बना दिया। दूसरे पॉइंट में मैंने लिखा है कि प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड से मिलकर बनता है। तो आप देख सकते हैं, एक क्रोमेटिड ये रहा, दूसरा क्रोमेटिड ये रहा। गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड एक बिंदु के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं और उस बिंदु को हम सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब आप आगे चलिए, तीसरा पॉइंट क्या लिखा है? तारककाय टूटकर पुत्री तारककायों का निर्माण करता है। देखो बेटा, ये अपन ने तारककाय मान रखा है, ये टूट जाएगा और टूट करके 2 पुत्री तारककायों का निर्माण कर देगा। क्या दर्शा दिए मैंने? ये दोनों पुत्री तारककाय, और ये पुत्री तारककाय विपरीत ध्रुवों की ओर आना प्रारंभ कर देते हैं। तो एक तारककाय तो यहीं रह जाएगा और दूसरा तारककाय, पुत्री तारककाय, यहाँ पर आ जाएगा दूसरे ध्रुव पर। और अब इनको अपन क्या बोलेंगे? तर्कु ध्रुव। और तर्कु ध्रुवों से तर्कु तंतुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। 1 मिनट आप बोर्ड पर देखिए। देखो बेटा, ये मैंने कोशिका बना दी, एक तर्कु ध्रुव यहाँ बना दिया, दूसरा तर्कु ध्रुव यहाँ बना दिया। आप मुझे बताइए, इन तर्कु ध्रुवों का निर्माण किससे हुआ? तारककाय से। तारककाय टूटकर पुत्री तारककाय बनाए और प्रत्येक पुत्री तारककाय ने विपरीत ध्रुव पर पहुंचकर तर्कु ध्रुव बना दिया। और बेटा ये जो तर्कु ध्रुव बना, इस तर्कु ध्रुव से तर्कु तंतुओं का विकास प्रारंभ हो गया। तो यदि आप नाम लिखना चाहें तो इसका नाम क्या लिखेंगे? तर्कु ध्रुव। ये जो तंतु यहाँ से निकल रहे हैं, इनका नाम क्या लिखेंगे? तर्कु तंतु। ठीक है, अब आगे चलिए। देखो लास्ट में मैं ये बोलूँगा, प्रोफेज अवस्था के अंत तक ये जो केंद्रिका है और ये जो केंद्रक झिल्ली है, ये दोनों विलुप्त हो जाते हैं। तो केवल आपको कोशिका के अंदर अंतिम डायग्राम ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा इसको बोल देता हूँ, ध्यान से सुन लें। तो देखो बेटा, अपन ने माइटोसिस स्टार्ट किया है और माइटोसिस की अवस्था कौन सी समझाई अभी हाल मैंने आपको? प्रोफेज। और क्या बताया मैंने प्रोफेज के अंदर? प्रोफेज में मैंने आपको ये बताया बेटा कि कोशिका के केंद्रक में उपस्थित क्रोमेटिन जाल टूटकर गुणसूत्रों का निर्माण करता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पर आइए। क्रोमेटिन जाल से गुणसूत्र बन गए। अब जो गुणसूत्र हैं, प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर 2 क्रोमेटिड होते हैं। गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड सेंट्रोमियर अथवा गुणसूत्र बिंदु के द्वारा
आपस में जुड़े रहते हैं। तीसरे पॉइंट में मैंने आपको बताया कि तारक काय टूटेगा, टूट करके पुत्री तारक कायों का निर्माण करेगा और प्रत्येक पुत्री तारक काय विपरीत ध्रुव पर पहुंच करके तर्कु ध्रुव बना देगा। ठीक है, और प्रत्येक तर्कु ध्रुव से तर्कु तंतुओं का निर्माण शुरू हो जाएगा। और सबसे लास्ट में मैंने बोला कि प्रोफेज अवस्था के अंत में बेटा केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका दोनों लुप्त हो जाते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही, और यहाँ से आगे बेटा अपन प्रोफेज के अलावा और जो अवस्थाएं हैं मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इनको पढ़ेंगे और साथ ही साइटोकाइनेसिस की क्रिया। धन्यवाद।